Hello guys, welcome to GradeUp, India's largest online education platform. My name is Harshmeet Singh. I am a part of the UPSC and State PSC team at GradeUp. जैसा कि आपको पता होगा टॉपिक से, आज लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री विच इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौरान जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो एंड द जिन्नास 14 पॉइंट्स. हम डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट क्या था और जिन्नास 14 पॉइंट्स क्या थे, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू रिमेंबर, रिपोर्ट का बैकग्राउंड क्या था एंड एनी अदर क्वेश्चन दैट यू माइट हैव. Thank you so much for joining. Hello Shreya, hello Ishita, hello all of you guys. Hi all of you. I'm so glad to see you on time. सब लोग टाइम से आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके. अच्छा, जस्ट इन केस आपको मेरा फेस थोड़ा अगर डार्क दिख रहा है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग टू मेक द लाइट एज गुड एज पॉसिबल. ठीक है, बट ऑडियो क्लियर रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट इन केस माई फेस इज स्लाइटली डार्क, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हम लोग शुरू करते हैं गाइज. As you would know, this is a very important topic from modern history. Modern history जब आप पढ़ते हो, आप बार बार पढ़ते होगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में. Many questions have been asked in the past. UPSC के EPFO एग्जाम्स में भी questions have been asked about the Nehru report and the UPSC prelims CAC also. Questions have been asked. ठीक है? So make sure that you do all these topics correctly. Make sure that you have all these topics in your mind very concretely. ठीक है, so ये topics discuss करेंगे and let's begin. If you have any questions, again the chat is right in front of you. You can always type whatever question that you have in the chat and then we will go forward with all the questions. ठीक है, चलो let's start with the background. Background of the part is नेहरू रिपोर्ट का background क्या था एंड वाई इज इट दैट द नेहरू रिपोर्ट केम इन. नेहरू रिपोर्ट की जरूरत क्या पड़ी और उसका बैकग्राउंड क्या था. ठीक है गाइज, आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू ऑन टाइम. सब लोग ऑन टाइम आए हैं, थैंक यू सो मच. अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज डू राइट देम इन द चैट बॉक्स. ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल सॉल्व ऑल ऑफ दैट. ठीक है, चलो लेट्स डू विद द बैकग्राउंड ऑफ द नेहरू रिपोर्ट. नेहरू रिपोर्ट पे आने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड द साइमन कमीशन, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है. एक्चुअली ऑल ऑफ दिस इज जॉइंट टू वन अनदर. साइमन कमीशन इज रिलेटेड टू द नेहरू रिपोर्ट. अब रिलेशन क्या था साइमन कमीशन में आने के लिए? लेट्स गो बैक टू अनदर एक्ट कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेकर के आए थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में फाइनली ये एक पॉइंट था. वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज दैट आफ्टर 10 years we will send a commission to India to see the progress of the Indian Constitution. Again 1919 act में there was a point which said after 10 years we will send a commission to India. हम लोग एक कमीशन भेजेंगे इंडिया में to see the progress of the constitution, कि कितना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, कितना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. दैट कमीशन वॉज सेंट इन 1927 इटसेल्फ. 10 साल पूरे होने थे 1929 में. हाउएवर बिकॉज देयर वाज सो मच प्रोटेस्ट, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट था, दैट इज व्हाई द कमीशन वाज सेंट 2 years earlier. सो साइमन कमीशन 1927 में ही आ गया था. रिमेंबर, साइमन कमीशन के बारे में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसी में लिखा गया था. ठीक है, now what was Simon Commission doing in India? Simon Commission was to look into constitutional system of India and suggest changes. It had to see जो British acts आई हैं इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, वो कैसे काम कर रही हैं, आर दीज गुड और नॉट, एंड इफ एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड और नॉट. दिस इज व्हाट द साइमन कमीशन हैड टू डू. उसका ये जॉब था. ठीक है, नाउ एज यू वुड नो, सब लोगों ने पढ़ा होगा, व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ. इंडियंस खुश नहीं थे, इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद द साइमन कमीशन. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो बहुत बार आया है. द क्वेश्चन इज व्हाई वर इंडियंस प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन. इंडियन साइमन कमीशन अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? द रीजन वॉज दैट इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर. सो साइमन कमीशन में जो भी मेंबर्स थे, रिमेंबर ऑल द मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन वर यूरोपियंस. दे ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम ब्रिटेन. None of them was an Indian member. इसी बात से इंडिया को प्रॉब्लम थी. The problem that Indians had was, if you are deciding our future, अगर आप हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको कुछ तो हमें देना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ना.
इफ यू आर डिसाइडिंग आर फ्यूचर तो आप मुझसे बिना पूछे कैसे डिसाइड कर लोगे? दैट वॉज अ प्रॉब्लम. इसीलिए कई सारे लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया. इंडिया में जैसे ही साइमन कमीशन आया, एज सुन एज द साइमन कमीशन केम, बहुत प्रोटेस्ट हुआ और बहुत फेमस एक स्लोगन बना, साइमन गो बैक. A very famous protest started in which people started to say Simon go back, Simon Commission should go back. Now I have a question. My question is, which Indian leader died in this protest? Which very famous Indian leader died in the Simon go back protest? When the police started to lathi charge, there was a very famous Indian leader who passed away unfortunately. Please tell me the answer in the chat box. Who was the very famous Indian who died during the Simon Commission protest? Anyone? Anyone? Yes, Avinash, you are correct. The Labour Party was not very strong at that time. That is why they had to send the commission. ठीक है. Avinash is saying Lajpat Rai passed away. Then I have another one. Babu Bhaiya, जो भी आप Babu Bhaiya is saying Lala Lajpat Rai passed away. ठीक है. Perfect. Good job, guys. So Lala Lajpat Rai passed away during the Simon Commission protest. Lala Lajpat Rai, who was a very, very famous extremist leader of the Congress Party, he passed away during the Simon go back protest when police started to lathi charge. Now this Simon protest that came in, yes, Ishita, Shweta, Nisha Roshan, Gyanendu, all of you have given the correct answer. Good job, guys. Very good, Rakesh. Very good, guys. It was Lala Lajpat Rai who passed away. Now please remember this part. Who were the members of the Simon Commission? Simon Commission के members कौन-कौन थे? So there were 7 members of the Simon Commission. Please remember, there were 7 members of the Simon Commission. 4 were conservatives. Basically, there were 2 main political parties in England at that time. There was the Conservative political party and there was a Labour political party. So Conservative party had 4 members in this commission. 2 members were from the Labour party. 1 member was from a small party called the Liberal Party. ये सारे members थे who came in the Simon Commission. It was called the Simon Commission because it was led by Sir John Simon, who was a very famous lawyer. He was the liberal member. ठीक है, ये दोनों किसी पार्टी के नहीं थे. He was chosen to be a neutral member, so he was the liberal person. And the Simon Commission also had one other famous person called Clement Attlee. Now tell me guys, why was Clement Attlee famous? Clement Attlee famous क्यों है? Why is he famous? Tell me your answers in the chat box. Why is Clement Attlee famous? What is it that he has very famous, or what is his claim to fame? किस चीज के लिए famous है? Especially in India. In India, he is famous for one particular reason. Any idea, guys? I am waiting for your answers in the chat. Why is he famous? Any idea? Okay, I have some answers coming in. ठीक है. Okay. Any other idea why was Clement Attlee famous? Avinash is saying he was the PM during our independence. Rakesh is saying PM of Britain. Okay, ठीक है. See, Avinash has given the perfect answer. Good job, Avinash. He was the Prime Minister of Britain when India got independent. When India became independent, he was the Prime Minister of Britain at that time. So Clement Attlee, who was the British Prime Minister during India's independence, he was also a member of the Simon Commission. Yes, Gyanendu, he announced freedom for India. That is why he is famous. Okay? Remember this name. Clement Attlee was a British Prime Minister when India got independence. Now, as I told you, as most of you know, Lala Lajpat Rai lost his life in the Simon Go Back protest because he was leading the protest. Now, let's come back to Nehru Report. Nehru Report कहाँ से आई? See, when the Simon Commission report, or when the Simon Commission was facing a lot of protests in India, the Indian people were saying that we don't want Simon Commission because there is no Indian member. So Indians were saying कि Indians को भी Simon Commission में होना चाहिए. Indians should also be a part of Simon Commission. उस time पे, then what happened was India was given a challenge by Lord Birkenhead. Lord Birkenhead ने इंडिया को चैलेंज दिया. He challenged Indians कि अगर आपको इतना ही शौक है, if you want to make your own constitution, if you are so confident about making your own constitution, I challenge you, आप एक ऐसा constitution बना के दिखाओ which is fine for all the parties in India. So Lord Birkenhead gave a challenge to the Indian political leaders saying that I challenge you, if you can make such a constitution
विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। अगर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाते हो, तो ब्रिटेन वुड बी हैप्पी टू मेक श्योर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन हम आपको दे दें। सो वी कैन गिव यू योर कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू कैन मेक श्योर दैट आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी अग्रीज टू इट। दिस वॉज कॉल्ड द लॉर्ड बर्किनहेड चैलेंज। ठीक है, नाउ माई क्वेश्चन इज, हु वॉज लॉर्ड बर्किनहेड? लॉर्ड बर्किनहेड कौन थे एग्जैक्टली? व्हाट वाज द पोस्ट ऑफ लॉर्ड बर्किनहेड? एनी आइडिया? हु वाज लॉर्ड बर्किनहेड? व्हाट वाज हिज पोस्ट? वो कौन सी कैपेसिटी में काम करते थे? दिस लॉर्ड बर्किनहेड दैट हैड गिवन द चैलेंज टू इंडियंस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, हु वाज दिस लॉर्ड बर्किनहेड? एनी आइडिया व्हाट वाज हिज पोजीशन? Okay, I'm waiting for your answers in the chat. Who was this Lord Birkenhead? Was he the Governor General of India, the Viceroy of India? Did he have some other position? Avinash is saying law member of that time. No, not the law member. और अविनाश ने बहुत जल्दी से अपना आंसर वापस ले लिया। Okay, anyone else who would like to tell me who was Lord Birkenhead? Lord Birkenhead कौन थे जिन्होंने ये चैलेंज दिया था? ज्ञानेंदु कह रहे हैं स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, anyone else? Anyone else who would like to tell me who was Lord Birkenhead exactly? Okay, Avinash is now coming back with a second answer. Okay, Avinash is saying Secretary of State for India. ठीक है, good job. Avinash is giving the correct answer. Gyanendu's answer is also correct, but वो ठीक से बताया नहीं उन्होंने क्या है. The post that he had was Secretary of State for India. Lord Birkenhead was Secretary of State फॉर इंडिया, ये पोजीशन थी लॉर्ड बर्किनहेड की। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कौन? हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? सी, आफ्टर 1857 रिवोल्ट, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन अवे एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू कंट्रोल इंडिया। ये सबने पढ़ा होगा, जो इंडिया था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा के ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश मोनार्क उसको चलाने लगा था। ठीक है, सो कुछ सिस्टम ऐसा हो गया था कि सबसे ऊपर होंगे मोनार्क, मोनार्क के अंडर होंगे एक पोजीशन जिसको बोला जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट। तो एक मंत्री थे बेसिकली, ही वॉज अ ब्रिटिश मिनिस्टर जिनको ये पोजीशन दी जाएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये लोग ब्रिटेन में ही होंगे। देन इनके इंडिया में दे वुड बी अ वाइसरॉय। सो इंडिया में वाइसरॉय होंगे। दिस वॉज द स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर मोनार्क, मोनार्क को एडवाइस देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ही वॉज अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया, और इंडिया में वाइसरॉय होते थे जो कि इंडिया के अफेयर्स को संभालते थे। ठीक है, सो ये लॉर्ड बर्किनहेड थे। सो लॉर्ड बर्किनहेड गेव अ चैलेंज टू द इंडियंस कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। Guinea is saying who used to implement orders in India? Guinea, in India it was the viceroy who used to implement all the orders. India में viceroy ही थे। ठीक है, so now because he gave a challenge, all the parties had a conference, all main political parties had a conference in February 1928. It was decided that all the political parties will come together. यार अब challenge दिया तो accept तो करना ही है ना, ये तो दिस इज वॉट इंडियंस आर मेड फॉर। आपको कोई चैलेंज देता है तो खून खोल जाता है ना कि अरे चैलेंज दिया अब तो मैं करके दिखाऊंगा। सो दिस इज वॉट हैपेंड विद इंडियन लीडर्स ऑल्सो। व्हेन समवन गेव अ चैलेंज, इंडियन लीडर सेड ओके वी विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज केम टुगेदर, फॉर्म्ड अ सिंगल कमिटी, एंड दिस कमिटी प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट विच इज कॉल्ड द नेहरू रिपोर्ट। सो नेहरू रिपोर्ट वॉज अ रिपोर्ट ऑफ ऑल द पार्टीज कंबाइंड एज अ रिएक्शन टू द बर्किनहेड चैलेंज। जो चैलेंज दिया था उसके अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट बनी थी। नेहरू रिपोर्ट, इट वॉज कॉल्ड द नेहरू रिपोर्ट बिकॉज इट वॉज लेड बाय मोतीलाल नेहरू। रिमेंबर, नॉट जवाहरलाल नेहरू बट मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, हु वॉज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस। ऑल्दो नेहरू कमिटी में जवाहरलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कमिटी, बट ही वॉज नॉट द लीडर। द लीडर वॉज मोतीलाल नेहरू। Jawaharlal Nehru was the secretary of the committee. As you can see here, the Nehru committee was headed by Motilal Nehru and the secretary was Jawaharlal Nehru, जो उनके बेटे थे। इसके अलावा this committee had 2 Muslim members also. This was the first attempt which the Indians had made of making their own rule.
हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहली बार ये अटेम्प्ट किया था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैड अटेम्प्टेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. गाइज, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट. प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू दैट ऑल्सो. ठीक है, चलो. सो अब नेहरू कमेटी में कौन कौन था? हु वर दीज पीपल हु आर मेकिंग दिस रिपोर्ट? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Please try and remember these people who were a part of the Nehru committee. First, Motilal Nehru, as I said, the person who was leading the committee. Then there was Tej Bahadur Sapru. Then there were Sir Ali Imam and Sohaib Qureshi, who were the Muslim members. Then MSNA and M.R. Jaikar, Mangal Singh, N.M. Joshi, G.P. Pradhan. As you can see, there is representation from all parts of the society. There are Sikh members, there are Muslim members, there are people from the Hindu Mahasabha, Labour Party members, member from the Congress, non-Brahmin committee. So all kind of members were included to make sure everyone has a representation in this committee. These kind of questions are asked very commonly in the EPFO, so please remember कि ये कौन-कौन थे नेहरू कमेटी में. Now the report that they came was this. नेहरू रिपोर्ट के recommendations क्या थे? Now recommendations again are very important to be remembered. पहला recommendation, India was to be a secular state. India को secular state बनाएंगे. Second recommendation, voting age of 21 years. So everyone above 21 years should have the right to vote. Equal rights to men and women. Creation of linguistic provinces. Linguistic provinces का मतलब है states को बांटना language के हिसाब से. Means one state, one language. If someone speaks Telugu, they will have a different state. If someone speaks Kannada, they will have a different state. Someone speaking Punjabi would have a different state. So language के हिसाब से states को बांटने की बात कही गई थी. This is what Nehru report had said. Also, it did not have any separate electorate. Guys, separate electorate क्या होता है? Separate electorate simply means if I am a Muslim, only I can vote for Muslim candidates. If I am a Sikh, I can only vote for Sikh candidates. If I am a Hindu, I can only vote for Hindu candidates. That is called separate electorate. Separate electorate को मना करा गया था also, but it did provide for reservation of minority. Minority के लिए seats reserve की गई थी. Seats were also reserved for Muslims at the center and at the province level. So there was reservation. ठीक है? However, there was no separate electorate. Remember, the important point was the Muslim League rejected the report. Nehru report को Muslim League ने reject कर दिया because Muslim League said that Muslims are not given safeguard. Muslim League wanted separate electorate for Muslim. They wanted only Muslims to vote for the Muslims candidate. Guinea, no, we do not call it communalism. Communalism नहीं बोलते हैं इसको separate electorate ही बोलते हैं. Definition of communalism is negative. It's a different thing. Slightly related to it, but अलग है. Communalism नहीं बोल सकते इसको separate electorate बोलते हैं when person from one caste or religion can only vote for their caste or religion. ठीक है? Important point was कि Muslim League ने reject कर दिया इसको because they wanted separate electorate for Muslims. इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट ऑल्सो सेड इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, नेहरू रिपोर्ट डिड नॉट से कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए. नेहरू रिपोर्ट ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा था इंडिया के लिए. उन्होंने केवल डोमिनियन स्टेटस मांगा था. डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस मीन्स इंडिया विल बी फ्री बट वी विल स्टिल बी अंडर द ब्रिटिश किंग और क्वीन. मतलब अभी भी हमें कोई लॉ पास करना पड़ेगा तो हमें ब्रिटिश किंग और क्वीन से पूछना पड़ेगा. हम लोग के जो एक्सटर्नल रिलेशंस होंगे, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, वो भी ब्रिटेन ही हैंडल करेगा. इंटरनली हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी बट एक्सटर्नली वी विल स्टिल बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश. इसको डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है. सो नेहरू रिपोर्ट ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी, केवल डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी. ठीक है, रिमेंबर दिस पार्ट. इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट हैड सेड वी विल हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स टू हाउसेस, जैसा कि अभी है हमारे पास. देर आर लोकसभा एंड देर इज राज्यसभा. सो टू हाउसेस मीन्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई थी. इसमें कहा गया था जो अपर सेनेट मतलब अपर हाउस जो कि राज्यसभा है, सेनेट या अपर हाउस विल हैव 200 मेंबर्स और लोअर हाउस जो लोकसभा इट विल हैव 500 मेंबर्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड. सो ये सब कुछ नेहरू रिपोर्ट ने कहा था विच यू मस्ट रिमेंबर. गवर्नर जनरल के बारे में कहा था ही विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. गवर्नर जनरल अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको बताएगा, वो डिसीजन लेंगे.
ऑल दीज आर रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट. ये सब कुछ नेहरू रिपोर्ट ने कहा था. इट इज वेरी ऑब्वियस रिकमेंडेशन नहीं मानी गई थी. रिकमेंडेशंस वर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज द ब्रिटिश वर नॉट हैप्पी विद इट. और रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानी गई थी? बिकॉज बर्किनहेड का चैलेंज क्या था? द चैलेंज वॉज ऑल पार्टीज शुड अग्री टू इट, एंड एज आई टोल्ड यू मुस्लिम लीग डिड नॉट अग्री टू इट. तो ब्रिटिश को बहाना मिल गया दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस. ओके, so that is why there was a problem with it. Other recommendations were, we will have a federal form of government. Federal government means powers are divided between center and the state. This is federal government. When center has some powers and state has some powers, this is called federal government. Then judiciary should be independent. Then there should be 1/4 Muslim representation at the center. As I said, they gave reservation to Muslims, but they did not give separate electorate. So reservation दिया गया था मुस्लिम्स को. And they also said Sindh should be separated from Bombay. Bombay at that time was very big. At that time Bombay was Maharashtra plus Gujarat plus Sindh province of Pakistan. All of that combined was Bombay. So it said that Bombay should be separated from Sindh. Guinea has a question, fundamental rights taken from USA. उसका आइडिया नेहरू रिपोर्ट से आया था. नहीं, गिनी, see, you have to see, US कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड मच अर्लियर. यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही पहले बन गया था ना. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन 1789 एंड दैट टाइम अबाउट. सो ऑब्वियसली ओरिजिनल आइडिया फंडामेंटल राइट्स का यूएस से ही आया था. वहां से नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट टुक द आइडिया, एंड वहां से वी टुक द आइडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बट द फर्स्ट आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहली बार बोला गया था. इट वॉज नॉट द नेहरू रिपोर्ट that gave the idea for the first time. It was a US constitution because it was much earlier. वो काफी पहले था उससे. ठीक है. Then there is something called the Delhi proposal. Muslim leaders were obviously not happy with the Nehru report because Muslim leaders wanted separate electorate. Because Nehru report did not give separate electorate, Muslim leaders were not happy. Muslim leaders ने reject कर दिया report को and they gave their own proposal called the Delhi proposal. So Delhi proposal was proposal given by the Muslim leaders कि आप इसको भी नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड करो. ये प्रपोजल क्या थे? फर्स्ट, 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर. इफ यू सी, नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा था? नेहरू रिपोर्ट ने 1/4 सीट्स दी थी, बट मुस्लिम लीडर्स वांटेड 1/3 सीट्स. मतलब इन्हें 33% सीट्स चाहिए थी, 25% नहीं. सो दे वांटेड मोर रिजर्वेशन. सेकेंड, दे वांटेड रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल in proportion to their population. Why? Because Punjab and Bengal were two areas where Muslims were in majority. So for example, if in Punjab 60% people are Muslims, then 60% seats should be given to Muslims. If in Bengal 40% people are Muslims, then 40% seats should be given to Muslims. So in these two states where Muslims were in majority, they wanted Muslims to be given more seats. Then third, they wanted new provinces with Muslim majority. Sindh, a province which will have Muslim majority, Baluchistan and Northwest Frontier province. They wanted new states to be carved out ताकि उसमें Muslim majority हो. These were the demands made by the Muslim leaders. Obviously, these demands were not accepted. Why they were not accepted? Because there was a lot of protest from the Hindu Mahasabha. Hindu Mahasabha did not want these demands to be accepted. That is why this was opposed. So Hindu Mahasabha, as I said, opposed the formation of new provinces. They did not want that to happen. They also started to say that we cannot have separate electorate, reservation of Muslim seats should not be done. So all these things were rejected by Hindu Mahasabha. So again, just to reiterate, पहले आया था नेहरू रिपोर्ट. नेहरू रिपोर्ट के बाद दिल्ली प्रपोजल आया था. In the Delhi proposal, the Muslim leaders gave their own ideas because Muslim leaders were not happy with the Nehru report. So Delhi proposal आया जहाँ Muslim leaders ने अपनी डिमांड रखी. This was rejected by Hindu Mahasabha. Hindu Mahasabha ने इसको reject कर दिया because they were not happy with it. Now, in 1928, all the political parties had a meeting to discuss the Nehru report. In this meeting, Jinnah gave some more points. Jinnah again was not happy with the report, so he also suggested 3 amendments. The 3 amendments he suggested was, first, 1/3 representation to the Muslims should be given. Muslim, ये जो 3 suggestion थे,
These are very similar to the Delhi proposal. तो दिल्ली प्रपोजल था वही जिन्ना ने दोबारा बोला कि वी शुड बी गिवन दीज 3 डिमांड्स. उन्होंने फिर कहा 1/3 रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए. ही अगेन सेड इन पंजाब एंड बंगाल मुस्लिम शुड बी गिवन सीट्स इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. एंड ही सेड इंपॉर्टेंटली रेसिडुअल पावर्स स्टेट को मिलनी चाहिए, सेंटर को नहीं. रेसिडुअल पावर्स मतलब द पावर विच आर नॉट विद द सेंटर एंड नॉट विद द स्टेट. ऐसी पावर जो ना सेंटर के पास है ना स्टेट के पास है, वो किसको मिलेगी? नेहरू रिपोर्ट ने वो पावर सेंटर को दी थी. नेहरू रिपोर्ट हैड गिवन दिस पावर टू सेंटर. जिन्ना वांटेड टू गिव दिस पावर टू द स्टेट. जिन्ना ये पावर स्टेट्स को देना चाहते थे. ठीक है. हाउएवर दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड. Jinnah's 3 points were rejected. All the parties did not agree to Jinnah's points, and that is why Jinnah was forced to reject the Nehru report. Jinnah ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया. उसकी जगह पे he gave his own 14 points. Remember, Jinnah gave his own 14 points and he rejected the Nehru report because his demands were not accepted. In March 1929, he gave his own 14 points. These are the 14 points of Jinnah or Jinnah's 14 points as you call it. ठीक है. So again एक बार फिर से if you see the chronology, it started with the Simon Commission. पहले Simon Commission आया, फिर we had the Birkenhead challenge. Birkenhead ने challenge किया. Then we had the Nehru report. Nehru report पसंद नहीं आई तो Muslim leaders gave the Delhi proposal. After Delhi proposal, Jinnah said, okay, accept my 3 points. Jinnah's 3 points were also rejected, and then Jinnah came with his own 14 points. So this is the chronological order, okay? Jinnah came up with his own 14 points because people did not understand or did not accept his demands. Now these are Jinnah's 14 points. First point is this: any future constitution should be federal. Means any future constitution should give powers to both center and the state, but more powers given to the provinces. Provinces should get more powers. Second, all the provinces should have the same amount of autonomy. Every state should be equally powerful. Third, all the legislatures and state bodies should have adequate representation from minorities. So he wanted to make sure that minorities, Muslims, Sikh, all of them are represented. Fourth, Muslims should have at least 1/3 seats in the Central Assembly. Remember, Nehru report में 1/4 seats दी गई थी, but Muslim leaders always wanted to give 1/3 seats to the Muslims. Fifth, he wanted election by separate electorate. Separate electorate we had discussed earlier, meaning only Muslims can vote for Muslims, Sikh will vote for Sikh, SC will vote for SC. This is the separate electorate concept. Number 6, no constitutional amendment without agreement of the state. If the states do not agree, the constitution should not be amended. This was the 6th point. 7th, adequate Muslim representation should be given in all the self-governing bodies. Means like panchayat, municipalities and all these bodies, Muslims should be given representation. Number 8, 1/3 Muslim leaders, members in the central and state cabinet. Now cabinet means जो ministers होंगे उसमें भी 1/3 Muslims होने ही चाहिए. At the central level also and in every state. Okay. 9th, no bill should be passed by any legislature if 3/4 member of a minority community are against it. This point is very important, guys. This point has been asked by UPSC multiple times. ये पहले पूछा जा चुका है. It very simply says if any bill is passed, कोई भी बिल पास हो रहा है, अगर पार्लियामेंट में 3/4 मुस्लिम्स ने मना कर दिया है तो बिल should not be passed. Or if 3/4 Sikhs in the parliament say no to a bill, the bill should not be passed. Okay, so that is how minorities should be protected. 3/4 of the minority vote should be compulsory for each and every bill. Okay, then number 10th point was reorganization of territory of Punjab, Bengal and Northwest Frontier Province should not affect Muslim majority. Jinnah was very concerned about these 3 areas because these 3 areas are Muslim majority areas. Bengal, Punjab and North-West Frontier Province. यहाँ का बंटवारा होगा तो Muslims should not have any disadvantage. 11th, separation of Sindh from Bombay. Why did they want to separate Sindh? Because if they separated Sindh, Sindh would again become a Muslim majority area. That is why they wanted to have a Sindh separately. जब Sindh Bombay का पार्ट था तो वो उसमें ज़्यादा Muslim minority में थे. They wanted Sindh separately ताकि मुस्लिम फिर से मेजोरिटी में आ जाए.
Then 12, constitutional reforms in Baluchistan and Northwest Frontier Province. 13th, full freedom to be given to all religious communities. And 14, last of his points, protection of religious, cultural and education rights of the Muslims. Now it is not easy to remember all the 14 points, but try and remember the important ones. Try and remember about the minorities, try and remember about separate electorate. ये सब याद रखोगे तो हो जाएगा, because questions are asked time and again from Nehru report. नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से क्वेश्चन आते हैं. फ्रॉम द जिन्ना 14 पॉइंट्स, वहां से भी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस आते हैं. तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइज. दिस इज इट फॉर दिस टॉपिक इन टुडेज क्लास. आपको इन दो टॉपिक्स के बारे में बस इतना ही पढ़ना है. अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बहुत है. मेन्स के लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है. मेन में यहाँ से यूजुअली क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है. Before you log out, I request to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. Also, अगर अभी तक GradeUp ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड द GradeUp ऐप. वहाँ बहुत सारे क्विजेज हैं. देयर आर लॉट ऑफ लाइव क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो. Thank you so much for joining. You can also join the EPFO classroom course to prepare for the upcoming EPFO examination. The link for the course and all the details are given in the description of this video. Thank you so much guys. I will see you tonight at 8 PM एक और YouTube session के साथ. Bye bye.